सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी कक्षा में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अपने दोहराई कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कृतिका की दोहराई आज हम करने जा रहे हैं। कृतिका का दूसरा चैप्टर है ये मेरे संग की औरतें, जिसकी जो लेखिका है वो है मृदुलागर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि कृतिका जो है एक संस्मरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर जो लेखक या लेखिका होते हैं वो अपने जीवन या अपने जीवन से किसी जुड़ी घटना को आधार बनाकर एक रचना करते हैं, जिसे कृतिका नाम दिया गया। ठीक है, तो मेरे संग की औरतें इस पाठ का सार मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर हम इसके प्रश्न उत्तरों को दोहराई करेंगे। ठीक है, देखिए पाठ का सार देखिए ध्यान से। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए भी कैसे लोक से हटकर दिया जाता है, लोक कैसे लीक से हटकर दिया जाता है। ठीक है ना, व्यतीत करते हुए भी कैसे लीक से हटकर दिया जाता है। ठीक है ना, लेखिका की एक नानी थी जिन्हें उसने देखा नहीं था। ठीक है ना, लेखिका की क्या थी, एक नानी थी जिन्हें उन्होंने देखा नहीं था। लेखिका की माँ की विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी जो थी वो एक परंपरागत, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। परंपरागत होता है पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाली। नाना शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे और लौटकर विलायती ढंग से जीवन जीने लगे थे, जबकि नानी अपने ही ढंग से जी रही थी। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने पति पर व्यक्त नहीं की। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती है। ठीक है ना, लेखिका की नानी ने अपने पति से कहा था कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। सब उनके इस कथन से हैरान थे, पर नाना ने उन्हें प्यारेलाल शर्मा से मिलवाया। नानी ने उनसे वचन ले लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। नानी ने क्या वचन लिया था अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से कि वे उसकी जो बेटी है उसका विवाह किससे करवाएं, एक स्वतंत्रता सेनानी से, कि जो क्या रह चुका हो आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा। अब क्या हुआ, नानी की तो मृत्यु हो गई, परंतु लेखिका की माँ का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से हुआ जिसे ICS की परीक्षा में इसलिए बैठने नहीं दिया था क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता था। ठीक है, लेखिका की माँ बहुत ही कोमल तथा सुकुमारी महिला थी। उन्हें पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए तथा सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति मतलब धन से रिलेटेड सुदृढ़ नहीं थी, मजबूत नहीं थी, परंतु वे इसी बात से प्रसन्न थे कि उनके समधी पक्के साहब हैं। लेखिका की माँ की सुंदरता, नजाकत होता है देखने का नजरिया, गैर दुनियादारी और ईमानदारी का भी इस परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ा था। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। ठीक है ना, वे बच्चों की देखभाल, लाड प्यार आदि पर ध्यान नहीं देती थी तथा बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थी क्योंकि वे बीमार रहती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने, साहित्य चर्चा तथा संगीत सुनने में बहुत रुचि थी और परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे साहबी परिवार से थी। उनका परिवार जो था एक साहबी परिवार था, काफी रहन सहन अच्छा था उनका। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात मतलब जो किसी ने एक बात उन्हें कही है छिपाने के लिए दूसरे से को कभी नहीं बताती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों से आदर मिलता था और बाहर वालों से मित्रता मिलती थी। वे लेखिका तथा अन्य बच्चों की भी मित्र थी। माँ के सारे काम लेखिका के पिता निभा देते थे। माँ के सारे काम जो थे वो कौन कर देते थे, लेखिका के पिता कर देते थे। मतलब लेखिका की जो माता थी उसके पति जो थे वो उनके सारे काम निभा देते थे। उनके पत्रों को भी जो घर में कोई नहीं खोलता था। घर में सबको अपना निस्तब बनाए रखने की पूरी छूट थी। निस्तब मतलब अपनापन, जिस कारण में 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में लग सके। आगे देखिए,
परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थी। उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास 2 से 3 धोतियां हो गई तो वे तीसरी धोती दान कर देंगी। उन्होंने लेखिका की मां की पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर लड़की की कामना की, जबकि सब पहली संतान जो है वो क्या चाहते हैं, लड़का चाहते हैं, लेकिन लेखिका की परदादी ने क्या मांग की, लड़की की मांग की। उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी व्यक्त किया। इसका परिणाम यानी कि इसका फल यह हुआ कि माँ ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। उन लोगों का मानना था कि मेरी परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े हुए हैं, कि अर्थात भगवान से उनका सीधा संपर्क होता है। एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे तथा औरतें रथ जगह मना रही थी। ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक आपको? एक बार क्या हुआ था, एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी जो पुरुष थे वो गांव से बाहर गए थे, औरतें क्या मना रही थी, रथ जगह मना रही थी। रथ जगह क्या होता है पता है आप सभी को? रथ जगह होता है कि रात को जागना, ठीक है ना, एक तरह से रात को मौज करना। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस आया। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा उससे? उन्होंने पूछा कि कौन है? उत्तर, जी मैं मिलने पर, जी मैं। उसने, चोर ने क्या जवाब दिया? जी मैं। ऐसा उत्तर मिलने पर परदादी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और लोटा पकड़ा दिया। उसने घबरा कर कहा कि मैं तो चोर हूँ। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने के लिए भेज दिया। पहरेदार ने उसे कुएं पर देखकर पकड़ लिया तो परदादी ने लोटे का आधा पानी क्या किया, स्वयं पीकर शेष उस चोर को पिला दिया और उसे अपना बेटा कहकर चोरी छोड़कर खेती करने की सलाह दे डाली। आगे देखिए, मतलब एक चोर को भी उन्होंने इतने अच्छे वो दिए कि वो चोर भी उसी समय चोरी छोड़कर उनके घर में ही खेती का काम करने लग गया। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु टाइफाइड के कारण ना जा सकी। ठीक है ना, लेखिका कहाँ जाना चाहती थी? इंडिया गेट जाना चाहती थी आज़ादी का समारोह देखने, लेकिन टाइफाइड था तो इसके कारण वो ना जा सकी। उस समय जो लेखिका थी वो 9 वर्ष की थी। वह रोने लगी तो पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दिया, ये एक उपन्यास का नाम है। लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का विशेष शौक था। यह रोना छोड़कर पढ़ने लगी। इस पुस्तक में निहित बच्चों पर होने वाले अत्याचार अनाचार का अध्याय उसे कंठस्थ हो गया। कंठस्थ मतलब मुंहजुबानी याद हो गया था। लेखिका व उसकी 4 बहनें लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई और सदा लीक पर चढ़ने से इनकार करती रही। पहली लड़की लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिनका घर का नाम क्या था? रानी था। उन्होंने ये नाम विवाह के बाद लेखिका बनने पर रखा था। लेखिका का घर का नाम क्या था? उमा था, परंतु साहित्य जगत में मृदुला गर्ग हुआ। लेखिका से छोटी लड़की का घर का नाम गौरी था और बाहर का चित्रा है, पर वह लिखती नहीं थी। चौथी लड़की थी रेनू और पांचवी कौन थी? अचला थी। इन 5 के बाद एक भाई पैदा हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? राजीव रखा गया। अचला और राजीव भी लिखते हैं। अचला अंग्रेजी में लिखती थी, परंतु जो राजीव थे वो हिंदी में लिखते थे। इन चारों का लिखा परिवार में सभी पढ़ते हैं। ये जो भी लिखते थे वो परिवार में सभी लोग पढ़ते थे, परंतु लेखिका को उसकी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इससे वह क्या है? प्रसन्न है कि घर में तो कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। आलोचना मतलब उसे गलत नहीं ठहराएगा कि तुमने अच्छा लिखा या बुरा लिखा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं थी। चौथी बहन रेनू कार में बैठना सामंत शाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस अड्डे से घर पैदल आती थी, जबकि अचला गाड़ी में बैठकर आती थी। रेनू ने बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर
जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे गया था। आसपास के सभी बच्चे उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। स्कूल कक्षाएं तो उसने पास कर ली थी, परंतु बीए की परीक्षा ना देने के लिए वो अड़ गई थी। वो किस लिए अड़ गई थी कि वह बीए की परीक्षा नहीं देगी। उसका मानना था कि बीए करने से लाभ क्या होगा, उसे नौकरी व समाज में सम्मान पाने आदि के तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित ना कर सके तो पिताजी की, ठीक है ना, उसे नौकरी व समाज में सम्मान आदि पाने आदि के तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित ना कर सके तो पिताजी की खुशी के लिए उसने क्या किया, बीए पास किया। ठीक है ना। लेकिन जब पिताजी ने एक ही आवाज में किया कि तुम बीए की परीक्षा दो, ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो उसने क्या किया, तुरंत हाँ कर दी और बीए की परीक्षा उसने दी। ठीक है, उसने पास भी कर ली। वो सच बोलने में तो वह माँ से भी आगे थी। किसी की भेंट भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। यदि कोई उसे इत्र भेंट करता, इत्र क्या होता है, परफ्यूम, तो वह कहती मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो रोज नहाती हूँ। देखा आपने कैसे उसने बताया, कैसा वो कहती थी। आगे देखिए, लेखिका की तीसरे नंबर की बहन थी चित्रा। वो कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में भी अधिक रुचि रखती थी। इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे, क्योंकि वो ज्यादा जोर अपने ऊपर ना देकर दूसरों पर देती थी। उसने स्वयं एक लड़के को पसंद करके अपने विवाह का निर्णय लिया था, जबकि उस लड़के के माता पिता तथा लेखिका के माता पिता को भी यह पता नहीं था। उसने उस लड़के को पहली मुलाकात में ही अपना निर्णय बता दिया था और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला ने पिता के कथन अनुसार अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स जिसको आप बोलते हैं, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनकी इच्छा के अनुरूप ही विवाह किया। वह भी परंपरा के अनुसार ना चलकर 30 वर्ष की होते ही लिखने लग गई थी। उन सब बहनों में एक बात एक सी रही कि उन सब ने घर परिवार परंपरागत रूप से ना चलाते हुए भी परिवार को तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा था। ठीक है ना, जहाँ फिल्में देखते समय स्त्री पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। वह वहाँ दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर गई थी। उसे नाटकों में अभिनय करने का शौक था। वहाँ उसने साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। ठीक है ना, अकाल राहत कोष मतलब जहाँ पर मान लो कोई अकाल आया हो, कोई भूकंप आया हो, सूखे की स्थिति हो गई है, तो उसे कुछ राहत के लिए कुछ खजाना देना, कुछ रकम देना। ठीक है ना, मतलब उनकी मदद के लिए कुछ भेजने के लिए उसने क्या किया था, एक नाटक किया था, जिसमें उसने क्या किया था, काफी पैसा भी कमाया था और अकाल राहत कोष के लिए उसने वो पैसा जो था वो भेज दिया था। आगे देखिए, कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उसने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। वेरी गुड। उसने क्या किया, कर्नाटक में बागलकोट में रहते हुए, क्योंकि वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था, तो लेखिका ने वहाँ बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाया और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। अपने लेखन को भी उसने अपनी जिद से ही आगे चलाया था, लेकिन वह स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से बराबर नहीं पहुंचा पाई थी। उदाहरण स्वरूप 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी। अब एक एग्जाम्पल दिया है, दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी, सब यातायात ठप पड़े थे, मतलब कोई भी यातायात का साधन जो है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा था। ठीक है ना, रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई थी क्योंकि सभी जगह पानी भर गया था। सबने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। स्कूल में फोन था पर वह भी ठप था। किसी का कहना ना मानकर वह स्कूल पैदल ही चल दी। वह सड़क पर फैले पानी में 2 मील चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद देखकर 2 मील चलकर वापस घर पहुंची। सबने उसे कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था। उसने उसे भी नहीं माना।
लेखिका को लगा कि रेणु का इस प्रकार पानी में लब करते सुनसान शहर में निपट अकेले अपने ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, इस अकेलेपन का तो मजा ही कुछ और था। आगे देखिए, इसके प्रश्न उत्तर की दोहराई करने जा रहे हैं हम। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनैलिटी से इतनी प्रभावित क्यों थी। देखो बेटा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, परंतु नानी के संबंध में उसने जो भी कुछ सुना था कि नानी जो थी एक आदर्श विचारों वाली महिला थी, ठीक है ना। वो कैसी थी, पारंपरिक थी, अनपढ़ रहते हुए भी वो कैसे जीवन जीती थी, एक विलायती जीवन जीती थी, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, व्यतीत करते हुए, देखो एक विलायती ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के साथ उसने अपना जीवन व्यतीत किया था। मरने से पूर्व वह पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के मित्र वो किससे मिली थी, पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिली थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और उन्होंने उससे वचन भी लिया कि आप मेरी बेटी की शादी ऐसे वर से करवाएंगे कि जो क्या हो, एक स्वतंत्रता सेनानी हो, ठीक है ना। तो इन्हीं क्रांतिकारी कदमों ने जो है लेखिका को काफी प्रभावित किया, इसलिए लेखिका जो थी अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। आगे देखिए, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी ने की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की, लेखिका की नानी भले ही अनपढ़ थी, परंपरागत थी, लेकिन क्या थी वो, उसका जो था आजादी की लड़ाई में जितने भी जवान थे उन सब के प्रति उनका बहुत आदर सम्मान करती थी वो। लेखिका की नानी ने जब स्वयं को मौत के करीब पाया तो उन्होंने अपने 15 वर्षीय इकलौती पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। वे अपने पति के अनुसार किसी साहिबों के फर्मा बरदार के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति को कहा कि वो उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती है। वह उनसे मिली और उनसे वचन लिया कि आप मेरी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे, ठीक है ना। जिससे क्या किया उन्होंने, स्वतंत्रता से की लड़ाई में अपना जो था योगदान दिया था। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषता है कि लेखिका की जो माँ थी वो कैसी थी। लेखिका की माँ बहुत सुंदर थी, कोमल थी, व्यवहारिक थी, ईमानदार थी और निष्पक्ष भाव की महिला थी। लेखिका की दादी के अनुसार हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांगती, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ कह भी दोगे तो वो आगे से जवाब नहीं देगी आपको। पति के गांधीवादी होने के कारण उन्हें क्या पहनना पड़ता था, खद्दर की साड़ी पहननी पड़ती। वे थोड़ी बीमार रहती थी, इसलिए किसी का भी ध्यान नहीं रख पाती थी, खाना भी नहीं बना पाती थी, बच्चों की भी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती थी। यह सब काम कौन करता था, लेखिका के पिता करते थे उनके लिए, ठीक है ना। वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात को दूसरे तक नहीं बताती थी, ठीक है। उन्हें घर वालों से आदर और बाहर वालों से स्नेह मिलता था। लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण कीजिए कि लेखिका की दादी जो थी उसके घर का माहौल कैसा था। लेखिका की दादी के घर का जो माहौल था वो गांधीवादी था। उसके पिता की जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, पुश्तैनी यानी कि पुरखों द्वारा छोड़ा हुआ, पर वे होनहार थे। उनके घर में खादी के वस्त्र पहने जाते थे। लेखिका की माँ को खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर चनका खा जाती थी। उसकी दादी का परिवार उसके नाना के विलायती रहन सहन से बहुत प्रभावित था, इसलिए लेखिका की माँ से कोई ठोस काम नहीं करवाया जा सकता था, परंतु उनकी राय मांगकर उन्हें पूरी तरह निभाया जाता था। लेखिका की माँ को दादी के घर में पूरा सम्मान मिलता था, ठीक है ना। बच्चों की देखभाल भी लेखिका की माँ के अतिरिक्त दादी, जेठानियाँ, पिताजी आदि करते थे। घर में सबको पूरी आजादी थी, ठीक है। कोई भी किसी को रोकता टोकता नहीं था। कोई किसी के पत्र के आने पर उससे उस विषय में कुछ भी नहीं पूछता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजत्व, अपना अपनत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी। घर में एक दादी भी थी, ठीक है। आगे देखिए,
आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। परदादी क्या थी, सदा लीक से हटकर चलती, ठीक है ना, वो उन चीजों में विश्वास नहीं करती। लीक से हटकर चलना है कि उन चीजों में विश्वास ना करना, ठीक है ना, मतलब वो उन चीजों का विरोध करती थी जो समाज में आज भी फैली हुई है कि आज संतान लड़का होना चाहिए पहली, मतलब वो उस चीज का विरोध करती थी। तो परिवार में परदादी के पुत्र तथा पोते की बहनें भी थी, इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं था कि परदादू पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़के के स्थान पर लड़की की मन्नत मानती। उन्होंने समाज में प्रचलित इस परंपरा को तोड़ने के लिए पतोही की पहली संतान जो थी वो लड़की ही मानी, क्योंकि आम लोग पहली संतान के रूप में लड़का मानते हैं, तो वह संसार में प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध चलना चाहती है, इसलिए वे लड़की के जन्म की मन्नत मांगती है। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर सहजता होता है आसानी से। इस पाठ के आधार पर जो है कई तर्क दिए गए। अब लेखिका की जो बहन थी एक रेणु, जो बीए की परीक्षा ना देने पर अड़ गई थी, सबने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि बीए की परीक्षा देने से लाभ क्या होगा। पर जैसे ही पिताजी ने कहा कि तुम परीक्षा दो, यह मेरा हुक्म है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो उसने उस बीए की परीक्षा को पास भी कर लिया, ठीक है ना। फिर एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जब दादी के घर में एक चोर घुस आया था, तो क्या हुआ था, दादी ने उसे पानी लाने के लिए कहा, तो वो लोटे में पानी लाया। दादी ने आधा लोटा खुद पिया पानी का और आधा उसे पीने को कहा। तो उसने तो कहा कि मैं तो चोर हूँ। तो वो कहते आज से तूने मेरा जूठा पानी पिया है, तू मेरे क्या है, तू मेरा बेटा बन गया है, ठीक है। तो चोर क्या करता है, उनकी इस बात से प्रसन्न हो जाता है और अपना चोरी चकारी छोड़कर उनके घर में खेती का काम करने लग जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि डराने धमकाने या उपदेश देने की जगह सहजता से भी किसी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आगे देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख किया। शिक्षा कहा जाता है, देखो जब लेखिका जो है कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में पहुंची थी बगालकोट में, तो वहां 2 बच्चे हो चुके थे, तो उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने योग्य थे। बगालकोट में कोई भी स्कूल नहीं खुला था तब लेखिका ने क्या किया, उसने पास के कैथोलिक बिशप से मिशन और वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक सहायता से बगालकोट में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। क्योंकि वहां क्रिश्चियनों की संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने स्कूल खोलने में असमर्थता व्यक्त की। तब लेखिका ने अपने जैसे विचार वाले लोगों की सहायता से वहां अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल खोला और बाद में उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, ठीक है। लेखिका ने काफी प्रयास किया उसके लिए, हर तरह के मिशन से सहायता मांगी, पर वहां पर जो क्रिश्चियन थे उनकी संख्या कम थी, तो कईयों ने उसे मना भी किया। पर लेखिका ने अपने जैसे विचारों वाले जो मनुष्य थे उनसे सहायता मांगी, जिसके बल पर वो स्कूल खोल भी पाई। और कन्नड़, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी भाषा वाले उसने स्कूल मतलब वहां पर अध्यापक रखे थे, ठीक है, और प्राइमरी स्कूल खोला, ठीक है, और उससे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। इस पाठ में लोग कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। देखो, इस पाठ में लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार किसी को भी अधिक श्रद्धा भाव से देखते हैं। लेखिका की नानी परंपरावादी होते हुए भी मरने से पहले अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से वचन लेकर गई कि उनकी इकलौती बेटी का जो विवाह है वो एक अंग्रेजकार के गुलाम से ना करके बल्कि किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराए। इस प्रकार उसने क्या किया, लेखिका की नानी ने किसी न किसी तरह से अपना सहयोग दिया आजादी की लड़ाई में, ठीक है ना। इसलिए वह भी क्या है, एक श्रद्धा का पात्र है। लेखिका की परदादी चोर को क्या करता है, चोर को खेतीहर बना देती है, ठीक है, खेतीहर बनाकर उनको श्रद्धा योग्य बनाती है, ठीक है। लेखिका के नाना के प्रति लेखिका की माँ का ससुराल पक्ष श्रद्धावान है, क्योंकि वो उनका जो है साहबी दबदबा है। हम लेखिका के प्रति श्रद्धावान हैं क्योंकि उसने
विषम परिस्थितियों में भी जीवन जिया और औरों को भी जीना सिखाया। डालमिया नगर में नाटक मंडलों बनाना तथा बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाना लेखिका के प्रति हमें नतमस्तक यानी कि श्रद्धा से नमन करना, झुकना, ठीक है ना। हमारा माथा जो है उनके आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है। आगे देखिए, सच अकेलेपन का तो मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में। लेखिका की बहन रेणु के बारे में आप लिख सकते हो कि वो क्या कर रही थी, उसने क्या किया। लेखिका की बहन रेणु अत्यंत संवेदनशील और जिद्दी स्वभाव किया। स्कूल से बस स्टैंड तक वह बस से आती है, परंतु बस स्टैंड से घर से आई हुई गाड़ी में ना बैठकर पैदल जाती है, क्योंकि उसे इस प्रकार गाड़ी में बैठना क्या लगता है, सामंतशाही लगता है। वह सबकी चुनौतियां भी स्वीकार करती है। बचपन में किसी की चुनौती स्वीकार कर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवाया था, जो उसका नहीं लगता था। वो बीए की परीक्षा नहीं देना चाहती थी, पर पिता के कहने पर उसने बीए की परीक्षा को पास भी कर लिया। एक दिन तेज वर्षा हो रही थी। सबने मना किया कि स्कूल मत जाओ, आज स्कूल बंद होगा, पर वो सबके मना करने पर भी 2 मील पैदल चलकर गई और 2 मील पैदल चलकर वापस भी आई। फिर लेखिका के बारे में बता रहे हैं। लेखिका 5 बहनों में से दूसरे नंबर पर है। वह दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाती थी, परंतु विवाह के बाद उसे डालमिया नगर तथा बगालकोट जैसे छोटे कस्बों में रहना पड़ा। वहां अकेले होते हुए भी उसने अपने प्रयासों पर क्या खोला था, स्कूल खोला था। वहां पर लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन वहां पर पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। फिर उसने क्या किया, लेखिका ने बगालकोट में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खुलवाया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।